दोस्तों आपके कमेंट के अनुसार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि पहले आप मेंसुरेशन कंप्लीट करा दीजिए, और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग बोले थे कि पहले सर मैथ पढ़ा दीजिए, उसके बाद आगे की जो केमिस्ट्री है वो पढ़ाई गई। पहले तो आप बोले थे मैथ पढ़ाई। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। मैथ का जो आपका मेंसुरेशन में पहला चैप्टर दिया हुआ है, घन घनाभ बेलन, क्यूब क्यूबाइड सिलेंडर। दोस्तों इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप जरूर जाके देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि इस चैप्टर को दोस्तों यदि आपको मेंसुरेशन अच्छे से सीखना है तो पहले दोस्तों उसका ऑपरेशन आपको आना चाहिए। ऑपरेशन का मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर है कि आपको दोस्तों सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए। और दोस्तों जैसे कि कोई भी यदि आपकी आकृति दी हुई है 3D या 2D, तो उसमें दोस्तों किस तरह उसमें आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग को वीडियो इसलिए पूरा देखते रहना, क्योंकि आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और घन घनाभ बेलन को पहले देखेंगे क्या है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले घन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। तो देखिए जो घन बनता है, पहले आपको बता दें घन किससे बनता है। घन आपका वर्गों से मिलके बनता है। जो वर्ग होते हैं, वर्ग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ग दोस्तों वह होता है जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ये भी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, ये भी ए होगी। अब आप लोग बोलेंगे ए क्या है? ए एक भुजा की माप है, कुछ भी माप हो सकती है, ए का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, तो ये हो गई वर्ग की बात। अब वर्गों के मिलने से दोस्तों आपका क्या बनता है? घन बनता है। कैसे बनता है ये देखिए आपका ये मान लीजिए आपका एक ये वर्ग दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों दूसरा वर्ग हमने इसके पीछे रख दिया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद दोस्तों तीसरा हमने इसके ऊपर रख दिया, चौथा हमने यहाँ रख दिया, और ये दोस्तों पाँचवें इनको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोस्तों आपस में मिल जाएंगे। तो 6 कुल मिला के होते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यह कह सकते हैं कि 6 वर्गाकार पृष्ठों से घिरी आकृति को एक घन कहते हैं। जो सारी जो पृष्ठ होते हैं वर्गाकार होते हैं। उसके बाद दोस्तों सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए इस फिगर के द्वारा आपको समझाता हूँ। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम्मुख पृष्ठ यहाँ पर आपके बराबर होते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपका एक ये वाला पृष्ठ है, तो इसके सामने वाला पृष्ठ कौन होगा दोस्तों? जो यहाँ पर पीछे दिया होगा, ये वाला। उसके बाद दोस्तों तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है। अब दोस्तों यदि हम लोग इसके अलावा दोस्तों जो और दिए हुए हैं पृष्ठ इनको ले, तो इसके सामने वाला कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये नीचे वाले के सामने वाला कौन सा होगा? ऊपर वाला। दोस्तों ये आपस में सारे पृष्ठ जो होते हैं बराबर होते हैं, यही दोस्तों घन में होता है। तो ये दोस्तों जो आकृति होती है इस तरह की घन कहलाती है। अभी दोस्तों देखिए आपको ये भी बताऊंगा घन और घनाभ में क्या समानताएं हैं। यदि आपको उन समानताओं के बारे में पता चल गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर यस सर आई नो, मैं जान गया हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यदि आप अभी नहीं जाने तो आपको वीडियो देखते रहना, अभी आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा जब आपको घनाभ पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि हम जो घन है उसको रियल में देखें हैं कि नहीं देखें हैं। तो आप सभी ने देखा है, आपके पास कोई ऐसा डिब्बा हो, बॉक्स हो, जो दोस्तों मान लीजिए चारों तरफ से बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो, तो वो आपका घन कहलाएगा। कोई भी बॉक्स आपके घर में जो बक्सा होते हैं वो भी हो सकते हैं कि चारों तरफ से बराबर हो, तो वो भी दोस्तों आपका घन कहलाएगा। तो ये हो गया दोस्तों घन। अब देखिए घन में आपको कुछ चीज़ें और पता होनी जरूरी हैं। अब देखिए मान लीजिए कि घन की भुजा हमने मान ली ए, घन की एक भुजा ए मान ली, तो सारी भुजाएं ए होंगी, क्योंकि जो घन की सभी भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। तो अगर इसको ए मानेंगे तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी सारी भुजाएं आपकी ए होंगी। अब देखिए घन का आयतन। तो घन के आयतन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, यदि आपका 3D का कोई भी आयतन निकालें 3D आकृति का, तो उसका आयतन होता क्या है? बेसिकली जो आयतन निकलता है वो 3D आकृतियों में निकलता है। अब देखिए आयतन आपको निकालना कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आयतन में दोस्तों हमेशा क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और उसके बाद ऊंचाई होती है। हमेशा दोस्तों जो भी आपका आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मल्टीपल से आता है। तो कैसे आता है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है, क्या आपकी यहाँ पर लंबाई है, क्या आपकी चौड़ाई है, क्या ऊंचाई है। तो ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी दोस्तों ऊंचाई हो गई, और ये आपकी चौड़ाई हो गई। ये L हो गई, ये B हो गई, ये आपकी H हो गई। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है जो 3D में आयतन का होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है? A है,
चौड़ाई कितनी है ए है, ऊंचाई कितनी है ए है, तो ये क्या आ गया ए क्यूब। यही दोस्तों जो ए क्यूब पाया किसके लिए निकाला हमने, जब सारी भुजाएं आपकी बराबर होंगी। सारी भुजाएं बराबर होने का मतलब तब कौन सी आकृति होती है, घन होती है। तो यही दोस्तों आपका घन का आयतन इस तरह निकाला जाता है। तो अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये फार्मूला आता कैसे है, फार्मूले का ऑपरेशन क्या है, तो ये आपको पता चला होगा। चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अब ये 6a² कैसे आता है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। चलिए दोस्तों आप वेट करिए, वो भी आपको बताया जाएगा। अब आप ये बताइए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, मान लीजिए ये भुजा ए है और ये भी भुजा आपकी ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तब दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों देखिए 2D में हमेशा आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमेशा दोस्तों जो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, कोई भी क्षेत्रफल ले लीजिए 2D में। अब देखिए लंबाई यहाँ पर कितनी है, ए है, चौड़ाई कितनी है ए, तो कितना हो जाएगा a²। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो तो सिर्फ भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भाई मेरे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए भुजा ये आई कहाँ से, तो जो ये भुजा आई है ये लंबाई इंटू चौड़ाई से ही तो आती है। तो यही दोस्तों इसमें मेन पॉइंट है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। a² ये हो गया। अब आपको मैंने भी बताया कि जो घन होता है उसमें कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का दोस्तों क्षेत्रफल कितना यहाँ पर है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a², तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a²। वही दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। संपूर्ण सतह कब होगा, जब दोस्तों आपकी सारी ये जो आपके पृष्ठ दिए हुए हैं वर्गाकार पृष्ठ, जब सारे पृष्ठ मिल जाएंगे तब दोस्तों ये जाके एक आपके संपूर्ण जो सतह होगी तब मिलेगी, तभी आपका संपूर्ण क्षेत्रफल बनेगा। यही दोस्तों आपको यहाँ पर बताना था। आई हो दोस्तों, यदि आप अभी तक नहीं जान रहे होंगे तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर घन का विकर्ण √3a कैसे आता है। अब घन का विकर्ण √3a कैसे आता है, चलिए वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए यदि आपको वर्ग का या आयत का विकर्ण ज्ञात करना होता है तब आप क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका वर्ग है, तब आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बीच से। अब बीच से डिवाइड करने का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, बीच से डिवाइड करने का मतलब यही है जो आपका विकर्ण होता है वह आपकी सबसे लंबी भुजा होती है। जो आपका विकर्ण होता है सबसे लंबी भुजा होती है। अब आप खुद देखिए यहाँ पर आपकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी उस वर्ग में, ये तो होगी नहीं, ना ये होगी ना ये होगी ना ये होगी, तो कुल मिला के ये वाली सबसे लंबी भुजा होगी और इधर वाली ये वाली सबसे लंबी भुजा होगी। तो इसीलिए जो सबसे लंबी भुजा होती है उसी को वर्ग लेते हैं। जब दोस्तों उसी को विकर्ण लेते हैं, जब हमने इसको विकर्ण लिया दोस्तों ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब कि एक त्रिभुज इधर हो गया एक त्रिभुज इधर हो गया। तब दोस्तों इसका हम विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए आपका a दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, तब इसको विकर्ण को मान लीजिए हमने x मान लिया। तब आपको यदि विकर्ण निकालना हो तो आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है वह आपका लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर कितना है x², वही आपका विकर्ण। लंब कितना है a², आधार कितना है a²। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये क्या बन जाता है 2a²। तो ये आपका √2a आता है, क्या ये आपका विकर्ण आता है वर्ग में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही 3D की, 3D में कैसे ये √3 आता है, तो बस दोस्तों यही आपको समझना है। वहाँ पर जैसे इसको विकर्ण लिया, अब आप जिस कमरे में बैठे हुए तो वहाँ पर आप ये देखिए आपकी सबसे लंबी भुजा कौन होगी। क्या दोस्तों आपका नीचे एक कोने से दूसरे कोने तक जो आपकी सबसे लंबी भुजा होगी तिरछी वाली नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उसके पहले एक और भुजा होती है। दोस्तों आप किसी भी छत, आप कमरे में बैठे हैं, ऊपर देखिए छत में कोई भी कोना ले लीजिए, जस्ट दोस्तों तिरछा वाला कोना लेके आप एक नीचे वाले कोने तक आइए, वो आपकी सबसे लंबी भुजा होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने छत में ये वाला कोना ले लिया, उसके बाद दोस्तों आप ज़मीन में उसके जस्ट सामने वाला कोना दोस्तों यहाँ पर लिए, सामने मतलब कि तिरछा सामने वाला जो सबसे लंबी भुजा होगी। तो जब दोस्तों आप इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक मिलाएंगे तब ये आपका विकर्ण होता है। अब दोस्तों जब इसको देखिए आप मिलाएंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से ऐसे मिलाया दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है वो आपका अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। तब देखिए कैसी आकृति आएगी, तो देखिए कुछ इस तरह की आपकी आकृति आएगी। आपको दिखा देता हूँ कुछ, फिर से देखिए आपको क्लियर आपको बना के बताता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ आपकी इस तरह की आकृति आएगी, इधर ये आपका आएगा, इधर ये आएगा, तब दोस्तों इस तरह की आकृति आएगी, इस तरह की, ये वाला आपका कट जाएगा, तो इस तरह की आकृति आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, अब वो देखिए।
अब देखिए इस फिगर में मैं लाइन खींचूंगा, उसके आपको लेफ्ट साइड वाला पार्ट हटा देना है। अब देखिए इधर वाला पार्ट, ये वाला जितना पार्ट है पूरा आपको हटा देना है, सिर्फ आपको इतने पे फोकस करना है। इसको आप अभी ढक लीजिए। अब जितना इतना बताने जा रहा हूँ इस पर, इधर वाले पे आपको फोकस करना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पर विकर्ण। अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सी भुजाएं मिल रही हैं। एक यहाँ पर आपको ऊंचाई मिल रही है, एक आपको यहाँ पर लंबाई मिल रही है, एक यहाँ पर आपको चौड़ाई मिली, 3 भुजाएं मिली। तो यही दोस्तों आपका विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण को माना एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद लंबाई का स्क्वायर होता है, चौड़ाई का स्क्वायर होता है, ऊंचाई का स्क्वायर होता है। यही दोस्तों आपका यहाँ पर विकर्ण का फार्मूला होता है जो आपका 3D आकृति होती है। अब देखिए लंबाई कितनी है यहाँ पर आपकी ए स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है ए स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है ए स्क्वायर। टोटल दोस्तों मिलकर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, कितना आएगा, √3a। तो यही दोस्तों आपका क्या होता है, विकर्ण होता है घन में। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको विकर्ण निकालना होता है। यदि आपको समझ में आया है तुरंत कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तुरंत दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में यस लिख देना है कि अब हमको समझ में आ गया कैसे विकर्ण निकाला जाता है, कैसे विकर्ण का ऑपरेशन किया जाता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए घनाभ की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए घनाभ में भी क्या होता है, ये 6 पृष्ठों से घिरी आकृति होती है जिसमें प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है। वर्गों के दोस्तों मिलने से क्या बनता है, आपका घन बनता है। और आपका आयतों के मिलने से क्या बनता है, घनाभ बनता है। ये आपको याद रखना है। इसमें भी दोस्तों आपके जो सम्मुख पृष्ठ होते हैं बराबर होते हैं, कैसे वो आप इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये आप ले लीजिए ये वाला पृष्ठ, तो इसके सामने वाला पृष्ठ ये वाला होगा, तो ये भी दोस्तों इसके बराबर होगा। अब देखिए आप ये साइड वाला पृष्ठ ले लीजिए, तो इसके सामने वाला ये वाला भी पृष्ठ आपका बराबर होगा, उतना ही होगा। अब देखिए आप ये नीचे वाला पृष्ठ ले लीजिए, तो जो नीचे वाला पृष्ठ है सेम आपका ऊपर वाला पृष्ठ होगा। तो यही दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जो सम्मुख पृष्ठ होते हैं बराबर होते हैं, और इसी को दोस्तों हम लोग घनाभ बोलते हैं। अब देखिए किताब, यदि आपके पास किताब रखी तो उसमें देखेंगे कि एक ऊपर वाला जो पृष्ठ है, नीचे वाला पृष्ठ, फिर सामने वाला पृष्ठ, और इधर सामने वाला, फिर आपका साइड वाला, फिर उधर साइड वाला। तो वो आपकी किताब। ईंट आप ले लीजिए, माचिस की डिबिया ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा बॉक्स ले लीजिए दोस्तों आपका आयताकार आपको सामने से दिख रहा हो। यदि आपका वो बॉक्स है 3D में है तो वो दोस्तों आपका घनाभ कहलाता है। चलिए तो ये हो गई घनाभ की बात। अब देखिए घनाभ में ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी ऊंचाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है। ये मैंने आपको घन में भी बताया हुआ है। अब देखिए घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया 3D का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपकी यहाँ पर लंबाई L ही है, चौड़ाई आपकी B ही है, ऊंचाई h ही है, तो यहाँ पर आपका ये घनाभ का आयतन भी यही हो जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कह सकते हैं कि घनाभ के आयतन से ही दोस्तों आपका क्या बनता है, यहाँ पर घन का आयतन बनता है। चलिए ये तो होगी दोस्तों घनाभ के आयतन की बात। अब यहाँ पर देखिए जो घनाभ के समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल आता है वो कैसे आता है। चलिए दोस्तों देखिए, अब मान लीजिए पहले हमने इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला हुआ है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये हो गया L और ये हो गया H, तो ये आएगा L इंटू H। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन दोस्तों जब हम लोग ये आयत लेंगे तो यहाँ पर लंबाई L हो जाएगी और यहाँ पर चौड़ाई H मानेंगे। अब आप लोग बोलेंगे तो ऊंचाई मानी है, लेकिन हम भी बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ इतने पृष्ठ की। हमको यहाँ पर देखना ही नहीं कि यहाँ पर क्या दिया हो, ये L है ये H है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, L इंटू H। अब इतना समझ में आया। अब आप ये बताइए कि जो इसका क्षेत्रफल होगा सेम यही इसके सामने वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पर कितने L इंटू H हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर देखिए आगे इसी तरह दोस्तों इसका भी निकालेंगे, साइड वाले का कितना आएगा, BH प्लस एक ये वाला आपका BH हो जाएगा, तो BH ये हो जाएगा, तो 2BH यहाँ पर हो गया, 2BH। दो आपके यहाँ पर इस तरह के आपके पृष्ठ मिल जाएंगे जिनका क्षेत्रफल BH होगा। फिर देखिए आपके ऊपर वाले देखिए जो पृष्ठ दिए हो इनको ले लीजिए, इनमें क्या आएगा आपका L इंटू B आएगा। एक आपका नीचे वाला भी पृष्ठ ही आया है तो इसका भी LB आएगा, तो क्या हो जाएगा 2LB। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये हुआ कि आपके जो प्रत्येक आपके पृष्ठ हैं वो आपके जो क्षेत्रफल होंगे सेम आ रहे हैं 2 के। तो कुल मिलाकर क्या आया, एक आया 2LB, एक आया 2BH, एक आया 2HL। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल अलग अलग जोड़ देते हैं तो वही आपका समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाता है। तो 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल ये है, अगले 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल ये है, अगले 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल ये है, तो 6 पृष्ठें होंगी। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे, क्या आएगा, LB बचेगा, BH बचेगा, HL बचेगा। यही आपके समस्त पृष्ठों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाभ में, घन में, सॉरी दोस्तों घनाभ में ही। अब देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अब ये आपको कैसे निकालना है, बस दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना।
मैंने आपको बताया यहाँ से इसको इस वाले पॉइंट तक काट देना है, इसको यहाँ तक मैंने काट दिया, उधर वाला पार्ट आप निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, एल बचेगा, एच बचेगा, बी बचेगा। यही दोस्तों आपका स्क्वायर करके जो आता है ये आपको फार्मूला हो जाता है। तो अब दोस्तों इसको बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आपको घन का नाम बता दूंगा तो उसके बाद कुछ समानताएं होती हैं, तो उसको आपको अभी आगे बताया जाएगा। पहले उसके पहले आपको बेलन को भी पढ़ना जरूरी है। देखिए बेलन क्या होता है, आपके घर में सिलेंडर रखा हुआ होगा, वो दोस्तों आपका बेलन है। यदि आप दोस्तों नोट्स बना रहे होंगे, आप यदि पेन लिए हैं तो वो भी आपका बेलन है। ओके गाइस, यदि आप कोई भी ऐसी चीज़ लिए होगे दोस्तों जो आपकी सिलेंडर के आकार की होगी तो वही आपका बेलन कहलाती है। अब देखिए कैसे आपको समझना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है वह आपका क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपकी परिधि दी हुई, अब लिखा हुआ है लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर घूमने पर। अब आपकी मान लीजिए कोई इसके लंब रेखा हमने ले ली, अब इसको हमने त्रिज्या से मिला दिया हुआ है जो यहाँ पर वृत्त की है। अब दोस्तों इसको जब आप घुमाएंगे तो एक आपकी कैसी आकृति बनेगी, जो आपकी यहाँ पर मान लीजिए ये आपका लंब रूप इतना दिया हुआ है। अब दोस्तों आप इसको इसके केंद्र के परिता घुमाइए। अब इसको यहाँ पर स्थिर मानिए और दोस्तों ऐसे इसको घुमा दीजिए, इसके चारों ओर घुमा दीजिए, तो आपका कैसी आकृति बनेगी, एक इस तरह की आकृति बनेगी, एक आपका नीचे भी इसी तरह का प्राप्त होगा और ये यहाँ से ये मिल जाएगा, तो आपका कुछ सिलेंडर के आकार का बनेगा। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए ये आपका लंब रूप दिया हुआ है, ये आपका जो वृत्त की परिधि, वृत्त का जो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। उसके बाद जब इसको दोस्तों इस तरह घुमाएंगे तो जो दोस्तों आकृति बनेगी वो आपकी बेलन बनेगी। अब देखिए आगे, अब बेलन का आयतन कैसे आता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे आता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे आता है, चलिए वो समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया हुआ था अभी, 3D में कोई भी आयतन ले लीजिए, किससे आता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब आपको पता है लंबाई चौड़ाई को मिला दें क्या हो जाता है, लंबाई चौड़ाई मिलाइए या लंबाई ऊंचाई मिलाइए या चौड़ाई ऊंचाई मिलाइए, तो कुल मिला के क्या बनता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे कि बेलन में क्या क्या होता है, आपकी ये लंबाई होती है, ये आपकी बेलन की चौड़ाई होती है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे ये कैसे होता है, आप ये क्या बता रहे हैं, दोस्तों वेट करिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब यहाँ पर हमको ऊंचाई पता है तो ऊंचाई को हम लोग नहीं लेंगे, लंबाई चौड़ाई को लेते हैं। लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है आपका, एरिया बनता है, क्षेत्रफल बनता है। अब आपका यहाँ पर एरिया किस तरह का है, आपका यहाँ पर आयताकार या वर्गाकार एरिया तो है नहीं, तो यहाँ पर आपका किस तरह का एरिया है, आपका सर्कुलर एरिया है, वृत्ताकार एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्ताकार जो आपका होता है एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है आपका यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब कि यहाँ पर आपका वृत्ताकार दिया हो तो हम लोग वृत्ताकार ले लेंगे, तो ये हो गया क्षेत्रफल। और उसके बाद मल्टीप्लाई किसका करते हैं, ऊंचाई का, तब दोस्तों आपका निकल के आता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि बेलन का आयतन तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन कैसे आता है ये आपको नहीं पता होगा। किसको किसको पता था कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसको यदि आपको पता था तो बोले यस, मतलब कि आपको बताना है हमको बेलन के बारे में। सिर्फ आपको यस नहीं लिखना, आपको ये भी लिखना है कि यस सर मैं बेलन का आयतन जानता था, कैसे निकाला जाता है। यदि आपको नहीं पता तो आपको बताना है नो मैं नहीं जानता था कि बेलन का आयतन कैसे निकालना होता है। चलिए अब दोस्तों आगे इसी तरह भी आपको वक्र पृष्ठ भी बताया जाएगा कैसे निकाला जाता है। देखिए अब आपसे पहले एक चीज़ कॉमन चीज़ दोस्तों आपके लिए, ये आपका वृत्त है। वृत्त का दोस्तों जो ये वाला आपका सरफेस होता है इसको क्या बोलते हैं, जो टोटल मिलता है इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, परिधि। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब दोस्तों देखिए यही चीज़ें बेलन में लें तो बेलन यदि आप पेन लिए हों तो दोस्तों आप पेन में देखेंगे जो दोस्तों इसके बाहर का जो पूरा आपको गोल गोल मिल रहा होगा वही आपका वक्र पृष्ठ होता है, वही आपका वक्र पृष्ठ होता है। अब देखिए यहाँ पर हमको ऊंचाई भी मिल रही है, अब यहाँ पर हमको एच भी मिल रही है, तो हमको जो बेलन की परिधि का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर। अब हमको पता है ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी हमको पता है एच, तो इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब दोस्तों आपका 2 पाई आर एच क्या आता है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाता है। अब दोस्तों हमको समझ में आया होगा वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कैसे आता है। तो पहले देखिए जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला दिया हुआ इसके पहले आपको जानना होगा संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है,
वक्र प्रश्न में दोस्तों आपका सिर्फ इतनी चीज़ आती है, इतनी चीज़, और ये आपके जो दिए हुए हैं। अब देखिए संपूर्ण प्रश्न में क्या क्या आता है आपका, इसका भी, इस एरिया का भी क्षेत्रफल, इस आपका सर्कुलर एरिया का भी क्षेत्रफल, और दोस्तों इसका भी क्षेत्रफल। तो सभी क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तब दोस्तों आपका क्या निकल के आता है संपूर्ण प्रश्न। देखिए कैसे, अब पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्या आएगा 2πr(h + r). तो देखिए क्या आएगा 2πr(h), उसके बाद 2πr²। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, जो आपका संपूर्ण प्रश्न का फार्मूला होता है उसमें भी आपका 2πr(h) मिल रहा है। तो यही दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ है, क्या मिला दोस्तों 2πr(h) और 2πr²। तो पहले इसके बात करते हैं 2πr² कहाँ से आया। अब देखिए यहाँ पर एक आपका सर्कुलर जो आधार दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब यहाँ पर दो दिए हुए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2πr² हो जाता है, ये तो 2πr² यहाँ से हो गया। तो अभी दोस्तों ये सिर्फ इसका क्षेत्रफल हो गया। अभी हमको इतने का भी क्षेत्रफल चाहिए, तो इतने का क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है जो वक्र प्रश्न के रूप में होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तब दोस्तों आपका टोटल संपूर्ण प्रश्न आ जाता है। अब आपको पता होगा कि संपूर्ण प्रश्न कैसे निकाला जाता है। चलिए अब खोखला बेलन है, खोखले बेलन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए खोखले बेलन में क्या होता है, जो आपको हॉलो सिलेंडर होता है सेम होता है। पहले आपको फिगर में देखिए समझाता हूँ कि खोखला बेलन आप जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए जिसमें दोस्तों आपकी थोड़ी थिकनेस हो, कोई भी ऐसा आपका यदि पेन है दोस्तों, पेन भी आपका एक खोखला बेलन नहीं मानेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी जो बीच में इंक भरी होती है वहाँ पर जब आपकी इंक खत्म हो जाती है तो आपका खोखला बेलन के रूप में ही हो जाता है वो। तो वही दोस्तों है, जो आपकी बाहरी त्रिज्या होगी उसको आर, कैपिटल आर मान लेते हैं, जो आपकी आंतरिक त्रिज्या होगी स्मॉल आर मान लेते हैं, उसका जो ऊंचाई होती है वो आपकी एच हो जाती है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आयतन कैसे निकालते हैं। तो आयतन में कुछ नहीं, आपको पता है जो आपका सिलेंडर का आयतन होता है क्या होता है πr², बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी त्रिज्या है, यहाँ पर आपको दो त्रिज्याएं मिल रही हैं। जो खोखला बेलन होता है उसमें सिर्फ कितने का क्षेत्रफल निकालना होता है आपका r, एक ये हो गया और एक r, ये सिर्फ इतने का आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, जो आपका आयतन निकालना होता है। देखिए तो वही यहाँ पर किया गया πr² तो πr, r की जगह क्या हो जाता है r² - r² × h। क्योंकि दोस्तों हमको देखिए इतने से मतलब नहीं होता, जो आपका ये वाला इससे भी मतलब नहीं है, टोटल में इतने वाला घटा देते हैं तभी दोस्तों आपका निकल के आता है। देखिए तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही होगी, यदि हम इसका मल्टीप्लाई कर दें अंदर πh का अंदर तो क्या मिलेगा। देखिए πr² h - πr²H। सॉरी दोस्तों फिर से देखिए मैंने गलत लिख दिया, πr² h उसके बाद माइनस πr² h। एक देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, पहले हमने जो यहाँ पर आपको टोटल जो आपका सिलेंडर दिया हुआ है उसका आयतन निकाला, फिर आपका जो दोस्तों अंदर वाला सिलेंडर है उसका आयतन निकाला, जो आपका अंदर खोखला वाला है। अब दोस्तों जब टोटल में हम ये वाला घटा देंगे तो आपको जो खोखला भाग है उसका आपका आयतन निकल आएगा। तो यही दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना था। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों वक्र प्रश्न भी होता है, पहले दोस्तों इस बड़े वाले का निकाल लेते हैं, फिर इस छोटे वाले का निकाल लेते हैं, घटा देते हैं, तभी ये आपका आ जाता है। सेम दोस्तों ये आपका संपूर्ण प्रश्न भी होता है, आपका बड़े वाले निकालते हैं, फिर उसके बाद छोटे वाले की निकालते हैं, घटा देते हैं, कॉमन लेते हैं, तब आपका ये आ जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों बेलन सिलेंडर के बारे में बात। अब आपको इनको ऑपरेशन पता चल गया होगा कैसे करना होता है, इनको ऑपरेशन कैसे होता है अब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। चलिए दोस्तों अब कुछ यहाँ पर आपको मैंने बताया था, जब ये खत्म होगा तो उसके बाद कुछ आपको समानताएं बताऊंगा, वो देखिए क्या होती हैं। घन में कितनी पृष्ठ होती हैं, 6 पृष्ठ होती हैं। घनाभ में दोस्तों कितनी पृष्ठ होती हैं, 6 पृष्ठ की होती हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका घन दिया हुआ है, तो पहली पृष्ठ, दूसरी पृष्ठ, तीसरी पृष्ठ, चौथी पृष्ठ, पांचवी। देखिए फिर से देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये हो गई पहली, ऊपर वाली ये दूसरी, साइड वाली ये तीसरी, पीछे वाली ये चौथी, नीचे वाली ये पांचवी, इधर साइड वाली ये छठवीं। तो 6 पृष्ठ यहाँ पर हो गई। इसी तरह देखिए घनाभ में भी होता है, तो ये सामने वाली पहली, पीछे वाली दूसरी, इधर साइड वाली ये तीसरी, इधर साइड वाली ये चौथी, ऊपर वाली पांचवी, नीचे वाली छठवीं। तो इस तरह दोस्तों इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर घन में कितने कोने होते हैं, कोनों की बात हो रही, कोने। तो देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6,
7 8, तो कितने कितने कोने होते हैं? 8 कोने। घनाभ में कितने होते हैं देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों में दोस्तों 8 8 ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए किनारे कितने होते हैं? ये तो हो गए कोन्स। अब एजेस, एजेस क्या होते हैं? ये आपके एजेस हैं, ये आप जो आपके हैं ये एजेस हैं। ये कितने होते हैं देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल मिला कितने दोस्तों एजेस आए आपके? किनारे कितने हैं? 12 आए। अब देखिए यहाँ पर घनाभ में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए कोई खाली नहीं बच रहा होगा सब में। जो यहाँ पर पिंक कलर का जो पेन चला है मैंने चला दिया, तो ये दोस्तों कितने हो गए? 12। तो दोनों में दोस्तों जो अब कॉमन चीज़ क्या क्या हो गई, चलिए वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कोने दोनों में कितने होते हैं? 8 8 कोने होते हैं। किनारे दोनों में कितने कितने होते हैं? 12 12। फलकें कितनी होती हैं दोनों में? 6 6। यही दोस्तों ये कॉमन चीज़ थी, यही आपको बताना था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों इतना आपको क्लियर करा दिया। अब देखिए 35 का 2 देखिए क्या लिखा हुआ है? किसी कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस तथा अथवा डिबिया में रखी जा सकने वाली सुई की अधिकतम लंबाई विकर्ण होती है। मैंने आपको बताया था यदि आप अभी कमरे में बैठे हुए हैं तो सबसे लंबी जो आपकी भुजा होती है क्या होती है? विकर्ण होती है। अब देखिए लिखा हुआ है 1 घन मीटर बराबर क्या होता है? आपका 10 की पावर 6 घन सेमी होता है। 10 की पावर 6 घन सेमी होता है। या फिर इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 घन डेसीमीटर, दोनों आपका सही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है बेलन में कुल 3 सतहें होती हैं। बेलन में कितनी सतहें होती हैं? 3 सतहें होती हैं। ऊपर और नीचे दो बराबर वृत्ताकार, ये आपको दो जो होती हैं ये आपकी ऊपर नीचे वाली वृत्ताकार सतहें। बीच में एक जो आपका ये वाला होता है, तो ये आपकी 3 सतहें हो जाती हैं, तब आपका बेलन बनता है। अब देखिए 35 का 4 देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यदि A1 तथा A2 भुजा वाले घनों के आयतन क्रमशः V1 V2 है, तब देखिए मान लीजिए आपका दिया हुआ है A1 का मान दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है। आपसे पूछे V1 रेशियो V2 का मान क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों, ये वाला आपको फार्मूला यूज करना है डायरेक्ट। यदि आपका A1 A2 भुजा का मान दिया हुआ है तो आपका जो आयतन होगा क्या होगा? आपको उसका जो क्यूब रूट है वो निकाल लेना है। अब उसके बाद यदि आपका ये दिया हुआ है तो आपका उसका स्क्वायर जो आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट है वो करना पड़ेगा। तो बस इस तरह दोस्तों आपको करना होता है। तो ये 35 का 4 हो गया। अब देखिए 35 के 5 में यहाँ पर क्या बोला गया है? यदि किसी त्रिविमीय आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः R1% R2% R3% की वृद्धि या कमी हो तो इनके आयतन तथा क्षेत्रफल में क्या दोस्तों सूत्र क्या होगा? यदि आपसे बोल दिया जाए कि आपकी लंबाई में R1 की कमी R1% वृद्धि हो रही है, उसके बाद चौड़ाई में आपकी R2% की वृद्धि हो रही है, और उसके बाद R3% की जो वृद्धि हो रही है आपकी ऊंचाई में हो रही है, तब आपका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो कुछ नहीं करना दोस्तों। यदि आपका सब वृद्धि हो रही तो आपको प्लस वाला फार्मूला लगाना है, यदि आपकी कमी हो रही तो माइनस वाला फार्मूला लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर R1 जो आपका लंबाई में वृद्धि हुई, ये आपकी चौड़ाई में वृद्धि है। आयतन में क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन हो जाएगा। आपको वृद्धि लगाना है, -1 करना है, आपको परसेंटेज निकाल लेना है। फार्मूला सिर्फ आपको याद करना है। अब देखिए ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक ये दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। 2 बेलन का आयतन यदि आपको निकालना है और त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो आपका आयतन आसानी से निकल आएगा। त्रिज्याओं का अनुपात का स्क्वायर करिए, उसके बाद ऊंचाई का अनुपात को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बेलन का आयतनों का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, यदि बेलन की ऊंचाई x% बढ़ा दी जाए और आधार की त्रिज्या अपरिवर्तित रहे तब बेलन के आयतन में x% की ही वृद्धि होगी। देखिए ये आपका बेलन हो गया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर बोला गया इसकी यदि ऊंचाई x%, ये h है, इसको कितना बढ़ा दिया जाए? इसको x% बढ़ा दिया जाए। त्रिज्या आपकी वही रहे जो है, तो आपका आयतन में कितना % वृद्धि होगी? x% की ही वृद्धि होगी। ये यहाँ पर आपका कहने का मतलब था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
कैसे इसको आपको पूरा दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कैसे इनका ऑपरेशन किया जाता है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। अब दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगा। टिप्स ये है कि मैंने जो आपको यहाँ पर तरीके बताए हुए हैं, यदि आप इन तरीकों को यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे हो जाए तो करिए, नहीं होंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपको सारा कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।